मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी अतिथि, हमारी मेहमान देश की जानी मानी प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न गायिका सुश्री गौरी पठारे जी हैं, जो मुंबई में रहती हैं और 3 घरानों की सिद्धहस्तता उनके साथ जुड़ी हुई है। उनके अपने अनुभव और पक्की रागदारी के गायन को लेकर बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ, बहुत सारी साधना परक जानकारियाँ हम सबको सुनने को मिलेंगी। हम उनका इंतज़ार करेंगे। मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। अभिलाषा जी का स्वागत है, काव्या जी का स्वागत है, सुंदरलाल बालवी जी आपका स्वागत करता हूँ, कृष्णा रामदास जी आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम जिस प्रकार से हमारे सभी कला वर्ग में, सृजनात्मक वर्ग में प्रतिष्ठित हुआ है, उसके लिए हम सभी अपने कलाकारों के प्रति शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। उनकी सहभागिता, उनकी उदारता के साथ ही हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को लगातार एक गति दे सके हैं। यह सुखद है कि वे आ चुकी हैं गौरी जी, तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ और हम लोग उन्हीं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जिससे हमारा समय, जितना अधिक समय हम उनके साथ बात कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आपको हमारी आवाज आ रही होगी ठीक ठाक? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपकी तरफ? हाँ बिल्कुल, अच्छे से। जी। आपका हार्दिक स्वागत है और आपका आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना बहुत धन्यवाद। सहजता से स्वीकार किया, अरे उदारता से स्वीकार किया। अब ये ये कोविड का टाइम ऐसा है और ये मामला ऐसा है कि म्यूजिक के लिए, म्यूजिक हो, म्यूजिक की बातें हो, बातचीत हो, तो सबसे एक अच्छा सुनहरा एक पल होता है आर्टिस्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर हाँ, इनवाइटिंग मी। और मुझे कल से ये भी देखने में आ रहा है कि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे कलाकार, आपकी शिष्य परंपरा भी जो है, आपसे सीखने जानने वाले बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से कल से अब तक जुड़े हैं आज तक, और वो इसमें शामिल भी हैं। जी तो मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ, अपने मित्रों का भी स्वागत करता हूँ। ये आपको पहले आरंभ में बताना चाहेंगे कि जब ये लॉकडाउन हुआ और सभी सबसे कह दिया गया कि आप घर में रहिए और बाहर नहीं निकलना है, तो उसी वक्त का ये विचार था जी और हमने ये महसूस किया कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बम्बई के ही बहुत सारे सिंगर्स और सिनेमा से जुड़े हुए लोग इस तरह से बातचीत करते हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं। लेकिन वो बातचीत अपने आप में एक दूसरे का हाल चाल लेने के लिए थी, लेकिन हमको ये लगा कि हम इसको कुछ लाइफ और क्रिएशन से जोड़कर कुछ उसको डिटेल में ले जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही बात। तो फिर इस पे ये हुआ कि सब मित्र लोग शामिल हुए, आप सबकी सहमतियां मिलती रहीं और हम लोग 119वें अंक में लगभग 100 से अधिक बातचीत अब तक हो चुकी हैं। पहले हम इसको रोज करते थे, अब आप सप्ताह में 4 दिन करते हैं। ये तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और थैंक आप आरंभ में तो मैं बहुत औपचारिक सा सवाल आपसे यही करना चाहता हूँ जिससे हम लोग की बातचीत को एक गति मिलेगी कि इन 3-4 महीनों में, 5 महीनों में जो ये समय रहा, इसको आप जैसे कलाकार ने किस तरह व्यतीत किया है? यू। हर एक का अपना एक घर गृहस्थी संभालने का भी, और हम लोग मी बीइंग अ वुमन, थोड़ा हाँ घर के काम होते हैं एंड ऑल दैट, यू नो। वो तो हाँ है हाँ ही। और जी सब लोग घर में, बच्चे भी अभी यू नो डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, तो घर में बच्चे हैं। तो एक अलग सा जी माहौल हो गया। और एक उसके सही तरीके से मायने में, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट मैं बोलूंगी, देन एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज हम्म, आई कीप ह्यूमन बीइंग सबसे पहले आगे रखती हूँ, उसके बाद आर्टिस्ट होता है। तो हम्म, हाँ, तो वो एक अलग सा एक आनंद का लुत्फ उठाया हम लोगों ने। मैं बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ मुझे बहुत टाइम मिला स्पेंड करने के लिए, और वो घर में ही है, तो बहुत सारी यू नो एक अलग अलग विषयों पर जो बातें नहीं होती है वो हुई। हाँ हाँ कुछ अलग पढ़ा मैंने, कुछ अलग
चीजें देखी, बच्चे के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स देखी, क्या क्या नहीं किया। उसके हाँ ऊपर हाँ फिर हाँ हमने भाष्य किया कि कोई अगर एक आर्ट फॉर्म है तो कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, हाउ डिड शी रिसीव इट एंड ऑल दैट। सो एक अलग तरीके का आई वुड से एक टाइम स्पेंड करने का, टू ग्रो विथ योर ओन फैमिली, एक टाइम मिला। तो वो तो सबसे अच्छी बात हुई। दूसरी बात हम्म मैं सोचती हूँ कि मिनिमलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, कि हम्म लाइफस्टाइल अपना एक बन चुका है, और हम लोग उस अपने दायरे में रह के अपने एक्सपेंसेस, इनकमिंग, वो सब अपना हर एक का एक चलता रहता है। सो अभी ऐसा है कि इनकम इज अफेक्टेड फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हम्म, एंड आर्टिस्ट तो सबसे पहले अफेक्ट हुए, क्योंकि वो अत्यावश्यक सेवाओं में नहीं आता है, इसीलिए सब बंद हो चुका है। हाँ हाँ सो अभी फिलहाल तो, बट एक मिनिमलिज्म की जो बात है कि कम से कम हाँ रिसोर्सेस में कम से कम हम्म अपना एक बजट बना के फिर भी यू नो हम्म देखें कि एक्चुअली जरूरत कितनी होती है। सो हम्म उसका एक अलग एक मैं बोलूंगी कि एक अलग नजरिया और बच्चों को भी देखने को मिला, कि सबके घर में शायद यही होता होगा कि सी एक्चुअली यू कैन मैनेज इन दिस मच रिसोर्सेज एंड दिस मच एक बजट। हम्म, तो उसके ऊपर हमने भाष्य किया बच्चों के साथ कि देखो, हाउ वी कैन स्टिल ब्यूटीफुली सर्वाइव, हाँ एंड हाउ एक्चुअली वी जेन्युइनली नीड। और बिल्कुल सही अ, बात। अरे हाँ, और अपना अलग एक मतलब बच्चों के जैसे पढ़ाई है, उनके अलग रिक्रिएशन है, उनके अलग जिस आर्ट में या स्पोर्ट्स में रुचि है जो भी है। तो हम्म जैसे हम लोग बीइंग आर्टिस्ट, तो रियाज को और चिंतन को और मनन को बहुत टाइम मिल रहा है, क्योंकि हम्म भागा दौड़ी नहीं है, डेडलाइंस नहीं है, हर वीकेंड को प्रोग्राम हम्म नहीं है। तो प्रोग्राम के ओरिएंटेशन से जो एक अलग चयन होता है, और एक सिर्फ हम्म, म्यूजिक के लिए एक अलग होता है। हाँ तो हाँ वो मुझे बहुत करने को मिल रहा है, और इसलिए मैं आई वुड से दैट आई एम टेकिंग दिस 3-4 मंथ स्पैन इन अ वेरी पॉजिटिव स्ट्राइड, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत स्वास्थ्य मिल रहा है, और हम्म घर के काम सब लोग कर रहे हैं तो फिटनेस भी सबका बढ़ रहा है। हाँ हाँ ये पहली बार ये भी हुआ कि घर में काम करते हुए लोगों ने पसीना बहाया है। बिल्कुल। हाँ अभी देखिए अभी गीता महालिक जी ज्वाइन हुई है, बहुत वरिष्ठ नृत्यांगना है दिल्ली से। नमस्ते गीता जी। सुभद्रा देसाई जी अभी संडे को हमारे साथ बात कर रही थी, वो ज्वाइन हुई है दिल्ली से। नमस्ते। और तो सब मैंने ये देखा कि बहुत सारे एक्सरसाइज जो घर में लोग नहीं किया करते थे। हमारे जब हमको याद है बचपन में हमको हमारी माँ हमसे कहा करती थी कि तुम लोग का पसीना सूखा हुआ है, बोले बैठे बैठे सब तुमको मिल जाए। डांटती वाटती बहुत थी तो पसीना भी बहाया, और उसके बाद कुछ नई नई चीजें कई बार ये भी होता है कि हमारी जो दिन भर की व्यस्तता और आपाधापी होती है, तो हम बहुत से विषयों को टाल देते हैं ना। जैसे बच्चों ने कुछ कहा या परिवार, हम कहते हैं ठीक है बाद में बात करेंगे। तो बिल्कुल। अब बाद में बात करने का कोई चांस ही नहीं है। अब तो आज आज ही आपको उत्तर देना है या बिल्कुल। समाधान करना है। तो ये सब भी रहा, और फिर नई नई चीजें जो बच्चे या परिवार में इतने दिनों में आपस में बात ना करने के कारण हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे ही परिवार में किस किस बच्चे में या सदस्य में क्या क्या गुण डेवलप हो गए हैं। तो किसी ने गा के सुनाया, किसी ने कोई प्रसंग सुनाया, किसी ने कोई कहानी सुनाई, किसी ने कोई बना के खिलाया, ये बिल्कुल। सब बातें भी। बिल्कुल। और दूसरा एक मैं बहुत दार्शनिक रूप से विचार करता था कि देखिए जो हम लोग को घर में बंद कर दिया गया है, तो ना तो हमारे पास गाड़ी होने का कोई मतलब है, ना 50 कपड़े होने का कोई मतलब, वो सब बिल्कुल। अलमारी में रखे हुए हैं तो उनका क्या है। फिर लगा कि देखो इन सब के बगैर भी जीवन चलता है। तो सही बात है। बहुत फिलोसॉफिकल ढंग से ये पूरा समय बड़ा अनुभव करने योग्य है, समय समझता हूँ। बिल्कुल। तो वही है ना अब कि जैसे आपने आज हाँ अभी बुलाया, तो अच्छे से प्रेजेंटेबल होके बैठने का बहुत दिन के बाद अ, समय आया। नहीं तो हाँ चल हाँ रहा सही चल रहा है, सही बात। हम ये 2-2.5 महीने तक तो ये हम लोगों के साथ भी रहा, मतलब हम की अब कटिंग कैसे कराएंगे, खूब बड़े बड़े बाल हो गए थे। 1-1.5 महीने में शेविंग खूब बड़ी बड़ी हो गई थी, फिर वो खुद ही अपना कर लिया। फिर एक मशीन
आजकल ये सब ऑर्डर पे घर आ जाता है, वो अमेजोन वगैरह में। तो एक मशीन बुलवा ली, तो उससे फिर अपने एक मित्र से कहा कि तुम ही काटो आके। डर भी लग रहा था कि बाहर कैसे कटवाएंगे जाके। तो बहुत सारी साइकोलॉजी बड़ी रोचक हुई है इसमें। इसमें डर को भी इंजॉय करते हैं। कई बार ये होता लेकिन है कि मुझे क्या लगता है ना सुनील जी हाँ, कि हाँ, एक हर एक को एक कोई ना कोई आर्ट फॉर्म या कोई एक स्पोर्ट्स है जो भी है, उसमें एक बहुत किसी का साहित्य में रुचि हो, एक लगन जो होती है ना उसमें, वो एक हाँ, होनी चाहिए हाँ, जिसमें वो आदमी खो रहा है वो लेवल तक होना चाहिए। तो वो जब सही मिलता है बात। ना तो एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक पॉइंट के ऊपर कभी नहीं आता है। एंड दैट इज अ लेवल, वहां से पॉइंट ऑफ रिटर्न उल्टा आ जाता है आदमी कि अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, यू नो, I have to come हम्म, back and this is not where I have to take my thoughts। तो हम्म, पॉजिटिविटी की तरफ आ ही जाता है वो बंदा। और एक बहुत सारे रिएक्शंस दुनिया में देखने को मिल रही है लॉकडाउन के। तो किसी हाँ, के घर में बहुत सारे सीवियर प्रॉब्लम्स है, इंट्रा ह्यूमन हाँ, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, बहुत सारा देख मतलब पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बट हाँ, हाँ। it is a blessing to be associated with some or the other kind of art, जो कि एक जीने की एनर्जी दे रहा है। ये तो है। हम कुछ उस तरह की फिल्मों के बारे में बात करते हैं। हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, उन्होंने ऐसी फिल्मों के रिव्यू लिखे, हाँ पुरानी जो वर्ल्ड सिनेमा की थी, जिसमें जी। कोई भी ऐसी बड़ी आपदा आने पर मानवीय संबंधों का या सामूहिक संबंधों का क्या होता है। करेक्ट। जैसे एक फिल्म ऐसी है, कोई अमेरिकन फिल्म, जिसमें एक जहाज, पानी का जहाज, जिसमें 300-400 लोग सवार हैं और वो राह भटक जाता है। हाँ तो उसमें ये कि वो 300-400 लोग जो बिगिनिंग में बहुत अच्छी तरह मिलकर, मित्र होकर और बहुत पार्टी वार्टी करके और बहुत जश्न करके एंजॉय करते हैं, आखिरी में एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं जब बिल्कुल। संकट आता है, खाने पीने का आता है, कुछ आता है। तो यहाँ पर भी जैसे अब अपन देखते हैं कि कई जगह, खासतौर से मैं ये मीडिया में, बॉलीवुड वगैरह में देखता हूँ कि एक अजीब सा पूरा जो जो संसारिक कहता था कि हम लोग सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, बड़ा एकता और भाईचारा है, वहां पर कितनी सारी टूटन और कितनी कलह देखने को मिल रही है। तो एक ये भी बिल्कुल। पहलू है। और ये सुशांत के खैर, मामले से तो बहुत सारी चीजें हाँ, सरफेस होकर बाहर आ गई। आप देखिए मतलब क्या क्या होता है वो। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो इस समय दुनिया में नहीं है, जो एक्चुअल विक्टिम है वही है, बस बाकी सब जुड़े हुए लोग हैं। सबका दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा, करीब सही से बात। करीब व्यक्ति का भी दूर हो जाएगा। वक्त ऐसा एक मलहम है कि वो सब घाव ठीक कर देता है। पर जो जो सोल चला गया इस दुनिया से, वो अगर कहीं उसका कोई अस्तित्व होगा, जो कि हम लोग भारतीय परंपरा में मानते हैं, तो वो जरूर इस शीशा लेदर पर सोचता होगा कि ये हो क्या रहा है नीचे। सही बात। और एक बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल यानी नॉट द पर्सन हु डिड इट, उस मायने में जो हम हाँ, लोग बोली भाषा में रिस्पॉन्सिबल शब्द का यूज करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन टू गिव हाँ, रिस्पॉन्स, टू बी वेरी सेंसिटिव इन गिविंग रिस्पॉन्स, और नॉट इवन यू डोंट हैव टू गिव रिस्पॉन्स, बट एक उस चीज की एक नोंद होनी चाहिए कि अरे अपने आसपास समाज में क्या घट रहा है, क्या घट रहा है। तो हाँ, ये होता ही है, सेंसिटिविटी हर एक के पास होनी चाहिए। ऐसा भी कोई एक समुदाय है आर्टिस्ट में, वो बोलते हैं कि अरे हम लोग म्यूजिशियंस हैं, तो हमारे फिल्म लाइन में जो होता है, हमारे लाइन में तो उतना नहीं होता है, विच इज अ फैक्ट। तो हम लोग क्यों इससे जुड़े, और मतलब इससे इतना क्यों एसोसिएट हो जाए, इस जो घट रहा है, हम्म, घट गया, अनफॉर्चुनेट जो बात हुई। तो बट आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज आसपास समाज में जो भी अच्छा बुरा, सबसे बुरा सबसे अच्छा जो भी चीज होती है, उससे एक अपना मन रिस्पॉन्ड कर ही लेता है। सो वो जरूरी है। हमेशा ये नहीं हो सकता कि कोई भी हवा हमारे तरफ नहीं आएगी। सही बात। हम सोचते हैं कि पड़ोस से निकल गई या हमको उससे नहीं छुआ, ऐसा हम सोच के फ्री नहीं हो सकते। बहरहाल, आपसे आपकी आपकी बात करूं कि हम लोग थोड़ा सा रास्ते पे आ बिल्कुल। जाते हैं। क्योंकि और फिर भी दुनिया जहान की बात। आपने बोला भी कि ये बहुत इनफॉर्मल होगा, जैसे इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछूंगा, फिर आप बोलेंगे वो नहीं है, तो बड़ा मजा हाँ, आएगा। उसमें ये होता है। जैसे मैंने कई बार कहा, जहाँ जहाँ एक दो बार ऐसा क्वेश्चन, कल तो जैसे वो कल रात को बहुत कंफर्टेबल हो गई शरोदी सेठिया जी। वो कह रही थी, बोले कैसे बात करूंगी, कैसे आऊंगी। मैंने कहा कि आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इंटरव्यू दे रहे हैं तो नौकरी नहीं लगेगी या लगेगी। कोई नौकरी का इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम पास नहीं करना। तो सही मैंने बात। कहा कि आप चाय कॉफी रख के भी बात कर सकती हैं।
उठ के जा सकते हैं। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे एक साथी थे, मैं रंगकर्मी से बात कर रहा था तो वो 2 मिनट उठ के भी चले गए, बोले अभी आता हूँ। तो इसकी एक अलग है इस उदारता और एक सॉफ्टनेस होना चाहिए, वातावरण हल्का होता है। कल मैं जब मैंने आपसे कहा था कि आपका प्रोफाइल मुझे भेजिए, फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा और कुछ जिस्ट मैंने उसमें लिख कर डाला था, लेकिन मैं इस बात को लेकर अचंभित रह गया कि कैसे 3-3 घरानों को लेकर आपने तैयारी की, दक्षता हासिल की और इतनी मेहनत की। इन सब के पीछे क्या वो जीवट और ताकत काम करती थी? एक तो मैं बोलूंगी कि ये मैंने कुछ प्लान करके या डिसाइड करके नहीं किया कि फिर मैं ये एज में ये करूंगी वो करूंगी। ये चीजें मेरे साथ मतलब जो जो भाग में होता है वो वैसे वो चीज वो टाइम या वो व्यक्ति वो टाइम अपने आपके सामने आ जाता है। एंड यू हैव टू कीप योर सेंसेस ओपन और देखना और महसूस करना चाहिए कि भगवान ने अभी आगे क्या सोचा है आपके लिए। एंड यू हैव टू टेक अ चांस एंड टेक द राइट अपॉर्चुनिटीज, आई बिलीव। तो वो एक बात अगर आप सुन पाते हैं, और श्रद्धा और सबूरी मैं बोलती हूँ, मानती हूँ कि सबसे बड़े बड़े जीने के दो जरिए हैं। तो एक वो श्रद्धा रखे और सबूरी से चलते रहे तो जो अपने भाग में है वो उतना मिलता है। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगी कि पूना में मैं थी बचपन में। पिंपलखड़े गुरु जी सबसे पहले तो वहाँ के सबसे मतलब जाने माने गुरु थे जो हाँ गाना का बहुत अच्छी तालीम देते थे। और हाँ हाँ मेरी गुरु पद्मा ताई, संजीव अभ्यंकर, राहुल आता था वहाँ पे, पुष्कर, बहुत सारे मतलब जो आर्टिस्ट भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका जो एक बेसिक जी फाउंडेशन है वो हमारे गुरुजी ने ही किया है। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर 10th 12th एकेडमिकली भी मैं सीरियसली कर रही थी और थोड़ा वो गैप हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड विद हाँ अभिषेक की बुआ, क्योंकि वो उसी टाइम पूना में नवसह्याद्री के एरिया में आए थे रहने के लिए। ही शिफ्टेड फॉर गुड फ्रॉम हाँ मुंबई टू पुणे एंड आई वाज स्टेइंग से हाँ 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हिज हाउस। और लेकिन मुझे उनके लाइफ के लास्ट के अंत के 7 साल मिले। तो थोड़ी तबीयत उनकी नासाज रहती थी, अप एंड डाउन चलता था। फिर भी तालीम तो होती थी, लेकिन एक हाँ कंसिस्टेंट तालीम होने के लिए और वो सब हिसाब से फिर उन्होंने मुझे ताई के यहाँ भेजा। उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शन दिए थे और ये भी एक सोच थी कि उनके यहाँ तो मैंने बहुत सारे राग, उसके राग के ग्रामर, राग की बंदिशें या आगरे का वो बोल बोल तो वॉज अ मास्टर ऑफ बोल। जैसे कि वो कोई कथाकार या कीर्तनकार कहानी सुनाता रहता है ना, वैसे वो उनके वो हाँ बोल हाँ के, हाँ ऐसे वो बोल के बादशाह थे वो तो। और उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी लहजा, उसकी फीलिंग्स उनके, जैसे कि भीमसेन जी को हम लोग स्वर भास्कर मानते हैं, तो बोल के बादशाह हाँ थे हमारे गुरु जी। तो वो संस्कार वो तो होता रहा, लेकिन उस जो भी मेरे तरफ आ रहा है या पिपड़कर गुरु जी के यहाँ पे भी स्वर का जो अधिष्ठान है, तो एक बहुत अच्छा सुरीला गाना सुर में देखना, वो एक थोड़ी तानपुरे में डट के बैठना, सा में खो जाना, ये आदतें उन्होंने डाल दी। फिर ये आगरे का थोड़े मेरे पर संस्कार हुए अभिषेक के बुआ के। बट इस सबका होल मेल बना के मेरा जो एक पर्सनल, मेरी जो पर्सनालिटी है जिससे, और मेरी जो आवाज, मेरी सोच, मेरी पर्सनालिटी, मेरी एस्थेटिकल टेस्ट, मेरे अपब्रिंगिंग, सबका एक अमालगमेट होके और अपने ऊपर जो हुआ है संस्कार है म्यूजिक के, उसका होके आई थिंक अराउंड द एज ऑफ 40, वो तो उतना टाइम तो हो ही जाता है हर आर्टिस्ट के लिए कि संस्कारित होके फिर बिल्कुल अपना गाना बाहर निकल आए धीरे धीरे। तो हाँ वो मैं अवस्था में नहीं थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई वॉइस ऑल्सो। तो उन्होंने फिर बोला कि एक स्त्री ने एक स्त्री के यहाँ, पुरुष ने पुरुष के यहाँ थोड़े देर एक स्केल में एक मेहनत की और गले की मेहनत स्पेशली करवाई। तो एक बार गले की बैठक बन गई तो एक अंदर से एक नजर स्थिर हो जाती है अपने गले पर, अपने गले की पहचान मिलती है कि अपने गले में एसेट्स क्या है, खामियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो एसेट्स को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कैसे बनाना है, लिमिटेशंस के ऊपर वर्क करके उनको आगे कैसे लेके जाना है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो उस हिसाब से उन्होंने गाइड किया था और फिर मैं पद्मा दे के आई। और पद्मा ताई का गाना भी ऐसा ही था कि देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति वो उतने प्रकृति है। तो अभिषेक की बुआ के यहाँ तो एक बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट ऐसे टाइप का एक उनका एक प्रेजेंटेशन था। बहुत सारे अनवट राग भी बहुत
मास्टरी से गाते थे और अपनी एक एस्थेटिकल एक उनकी आइडेंटिटी थी। और ताई के बिल्कुल। यहाँ एक लिमिटेड एक 20-25 रागों में उन्होंने अपनी साधना की एक प्रखरता जिसको बोलते हैं कि हाँ एक, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें वो बहुत ज्यादा डीपली शी वाज इन्वॉल्व इन दैट। तो वो एक सामने सामने बैठ के उस उन बातों को रूबरू होने का ना एक वहाँ अलग सा मौका मिला। और उनके यहाँ ग्वालियर और आगरा जयपुर ये दोनों का उनके गाने में प्राबल्य होने की वजह से ग्वालियर और जयपुर के संस्कार दोनों के उधर हुए। और ऐसा कर कर के फिर ग्वालियर, आगरा, जयपुर एंड किराना ऐसे संस्कार हुए। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये चारों घराने का क्यों कैसे किया कैसे, तो मैं मानती हूँ कि जैसे कि ये चार घराने ने चार समुंदर है और हर समुंदर में से एक छोटी छोटी बाल्टी अपनी कुवत के हिसाब से अगर मैं भर के लेके आऊं और उतने मटेरियल को मैं मेरे में समा पाऊं तो भी काफी है। क्योंकि एक जन्म की तो बात है ना, ये पॉसिबल भी नहीं कि मैं किराने का सब गाती हूँ, जयपुर का सब गाती हूँ, ग्वालियर का सब गाती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये पॉसिबल जिन्होंने किया है ऐसे भी गुणी लोग हैं। तो अभी उल्लास ज्यादा है, कितने सारे लोग हैं। हमारे गुरुजी थे अभिषेक के बुआ, तो मतलब वहां पहुंचना है मुझे अभी दिल्ली अभी बहुत दूर है, फिर भी एक कोशिश वो थी कि, और ये मेरे साथ होता गया एंड आई केप्ट ऑन चूजिंग दिस ऑप्शंस व्हिच गॉड गेव मी इन माय जर्नी। एंड नाउ एट द एज ऑफ से 45-46 लुकिंग बैक, अभी मुझे लगता है कि ये होने की वजह से सब घरानों की जो एक स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्वर है किराने के, बोल है आगरे के, गोलाई से गाना, लयकारी और चलन का चलत गाना गाना जो ग्वालियर की स्ट्रेंथ है। फिर अलग अलग रुकाव लेके वही आलापों को 5 आलापों को 50 आलाप में करने की शक्ति जो गायकी आपको देती है। और जहाँ पे एक लय के हिसाब से, मतलब किराना में भी रुकाव करके गाते हैं लेकिन एक मेजरमेंट लेके अच्छे से वो हिसाब से आलाप जहाँ बनते हैं, वो एक जयपुर है, सवा पौना पौन पौने तीन चलता है उनका। तो एक अलग ही चाल है, वो अलग ग्रेस है उसमें। तो ये सब संस्कार हुए। दैन जयपुर के मैंने कितने राग सीखे, ग्वालियर के कितने सीखे, तो 5-10 रागों में तालीम हुई। राग में अभिषेक की बुआ के यहाँ पे भी जाती थी तो भैरव के असंख्य प्रकार, वो किसी किसी को तोड़ी के प्रकार चलता रहता था क्योंकि बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी वहां आते थे। तो मैं जब जाती थी तो मैं बोलती थी नहीं वो आप तोड़ी, कौन सी तोड़ी, नहीं मियाँ की तोड़ी, भैरव कौन सा, नहीं सिर्फ भैरव, ऐसा चलता था मेरा। तो मुझे वहाँ मेरे गुरु भाई बहन शुद्ध राग करके भी चिढ़ाते थे तो शुद्ध राग आ गई तो कहने का मतलब मेरा वो एक लक्ष्य था कि 8-10 रागों में, लेकिन मैं समझू गायकी को भी और ये व्यक्तित्व और उसने म्यूजिक में क्या डाला है। तो हाँ, तो ये करते करते फिर मुझे लगता है कि सब ये संस्कारों का अमालगमेशन होके जो भी मेरे प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हो रहा है, सो ये मैंने डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं किया है चार घराने की संस्कार लेने का। ये मेरे नसीब में था, मैंने वो उसको खुद को एक्सपोज मैंने कर होने दिया, संस्कारित हुई और उसके मैं ऋणी हो कि उससे ही मैं कुछ जो भी मुझे अंदर लगता है वो एक्सप्रेस कर पाती। अच्छा, आपने चूंकि इन सब बड़े बड़े गुरुओं से, जो कि जैसे आपने पिंपलत खरे जी के बारे में बताया, ये सब ऋषियों की तरह रहे, इनका पूरा साधना और सब जीवन। और इसी तरह जितेंद्र अभिषेकी जी का मुझे हमेशा एक एक वे के उदाहरण है, एक मुझे पंडित दुर्गा लाल जी का लगता है कि ये लोग बहुत एनर्जेटिक उम्र में अचानक से चले गए। ये बड़ी हानि है, हमारे देश के मतलब कला जगत की एक बड़ी हानि है। तो बिल्कुल, एक और नृत्य हमारे में और एक स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल, मतलब 60s में जाना ये कोई बात ही नहीं। अगर 10 साल 15 साल हम लोगों को मिलते थे तो क्या क्या हम लोग कर पाते तो वो इन सब की आपने जो कहा ना कि राग तो अपनी जगह पर व्यक्ति ने अपनी अपनी व्यक्तित्व का क्या प्रभाव छोड़ा है उसको गाते हुए, तो ये सब खूबियां आपने रेखांकित की। जैसे आप ताई के बारे में बताया, पद्मा ताई के बारे में,
उनसे मैं एक बार मिला हूँ, जब वो हमने उनको ग्वालियर में कार्यक्रम के लिए गई थी वो, तो स्टेशन पर मैं उनको मिलने गया था। जी। और उस समय मैंने पहली बार उनको देखा था। वो बहुत कम गाती हैं, लेकिन एक गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उनकी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है कि गायन की चाहे उतने अवसर हैं या नहीं है, लेकिन साधना जारी रहती है सच्चे कलाकार? ये इनिशियल स्टेज में तो जब बच्चे होते तो गुरु ने स्ट्रिक्टली बिठाना होता है या फिर देन आई वुड से कि बच्चे होते तभी भी एक अंदर से ड्राइव होता ही, नहीं तो वो बच्चा या बच्ची आएगी नहीं म्यूजिक की तरह। लेकिन एक थोड़ा एक बेसिक डिसिप्लिन और एक बेसिक एक स्ट्रक्चर लगा दो रियाज का, एंड देन लेटर ऑन यू योरसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर ओन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले अपनी फ्रेंडशिप ये होनी चाहिए अपनी आवाज से। शरीर तो मुझे आवाज में क्या मिला है क्या नहीं मिला, मेरी सांस कितनी लंबी है कितनी छोटी है, मेरी स्केल क्या है, मेरे लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले तो लिमिटेशन मालूम होते हैं। तो ये सब जब धीरे धीरे मालूमात और बैठ के रियाज में और बैठ के और अच्छे से टेक्निकली करेक्ट रह के रियाज करने के बाद जब धीरे 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 ये अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है खुद के बारे में, तो एक अलग सा तब तक एक आदत की बात है। सबसे पहले तो रियाज की आदत भी लग चुकी होती है अच्छे से रियाज की, और एक अंदर से एक और खुद की हौसला अफजाई होती है या एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ओके आई कैन डू दिस एंड आई कैन नॉट डू दिस दैट, है ना म्यूजिक में। तो वो एक अंदर से एक इंसेंटिव होता है कि जो नहीं आ रहा है उसको अच्छे से करे, म्यूजिक में लगा है तो। और फिर धीरे 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 फिर फिजिकली यंग एज में यू टेक योर बॉडी फॉर ग्रांटेड, लेकिन आजकल के जनरेशन में देखती हो इतने एक्सरसाइज फ्रीक्स और यू नो दे आर सो क्या बोलते हैं अवेयर टुवर्ड्स फिटनेस, जो कि होना चाहिए। बट देन अपनी, क्योंकि पूरा शरीर कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रेजेंटेशन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ गला। तो उस हिसाब से फिर देन यू ट्राई टू कंसंट्रेट योर एंटायर बॉडी फॉर द एक्ट। हाँ, उसमें वो एक स्थिर होने में समय जाता है। फिर उसमें मन और बुद्धि तो पहले से ही है, इसलिए उसके बिना तो ये होगा नहीं, लेकिन वहां और नजर स्थिर होती जाती है जैसे जैसे आगे का समय बढ़ता जाता है कि मेरी टेस्ट क्या है, मेरी मेरी एस्थेटिकल वैल्यूज क्या है और एस्थेटिकल मेरी आइडेंटिटी क्या है, उस हिसाब वो उसकी जान पहचान हो जाती है। तो हर दिन थोड़ा एक आध दिन फ्रस्ट्रेशन का या डिप्रेशन का हो सकता है कि आज मुझे कुछ आया नहीं या आज मेरा गला अपने हिसाब से चला नहीं, बट नेक्स्ट नॉट एवरी डे इज द सेम। एक दिन बहुत कुछ मिलता है रियाज में। तो ये सब जो मजे मजे की बातें होती रहती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स एनर्जाइजिंग। ये लेवल तक ये एक्सरसाइज आ जाती है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक काम तीनों स्तर पर। तो आई डोंट थिंक कि एक आर्टिस्ट को प्रोग्राम्स की इतनी जरूरत है रियाज करने के लिए। रियाज तो तानपुरा वो खींच ही लेता है आपको उस तरफ, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटेंटिंग यू नो स्पेस एंड टाइम कि अपने वो 2-3 घंटे रियाज के, तो एवरी आर्टिस्ट लुक्स फॉरवर्ड टू दैट। और ये एक अलग एक नीड होती है कलाकार की। और प्रेजेंटेशन एक अलग है जहाँ पे सबसे पहले तो प्रदर्शन करना है, जहाँ पे असर्शन है, जहाँ पे एक ईगो बूस्टिंग भी है, जहाँ पे एक आइडेंटिटी भी मिलती है, जहाँ पे एक प्यार अप्लाउज भी मिलता है समाज से, और कमर्शियली स्पीकिंग इट्स अ मीन्स ऑफ मेकिंग मनी। तो वो एक अलग ही एस्पेक्ट है। तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट एस्पायर्स फॉर दैट, बट उसको अरे प्रोग्राम ने इसलिए रियाज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता एंड दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट आई वुड से। अच्छा, गुरुजनों का जैसे आप जब सीखने जाते हो तो एक तो गुरुजन होमवर्क तो देते नहीं होंगे, होमवर्क तो आप स्वयं लेकर आते हो अपने दिमाग में कि आज जो मुझे मिला है इसको मेरे को कल। तो आपके जो गुरु रहे हैं, पद्मा ताई और पिंपल खरे जी और पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, इनका अपना होमवर्क देने का कोई तरीका होता था या नहीं होता था? होता था या कोई देते कोई होता देते थे, था। कोई नहीं? पिंपल खरे गुरु जी का और पद्मा ताई का कभी नहीं हुआ होमवर्क, हाँ, क्योंकि उस साधना में ज्यादा मतलब बाकी के दोनों गुरु भी साधना में ही डूबे हुए थे। लेकिन
एब्स्ट्रैक्ट विषयों के ऊपर उनका ज्यादा नजर होने की वजह से उनका असेसमेंट ये था कि मैं कितनी अंदर मन में, बुद्धि में और शारीरिक दृष्टिया स्थिर हुई हूँ। एवरी सिटिंग व्हाट दे विल असेस, दे बीइंग अ गुरु, आप उनके सामने बैठ के, तो आप शरीर बुद्धि मन को कितना बैलेंस करके आप उस दिन उनके सामने बैठे हो, वो उनका हिसाब। तो घर में जितना रियाज है वो, और चित्त वृत्ति जितने शांत करके आप गए और टेक्निकली भी करेक्ट रियाज करके गए हो, तो वो दिखता है सामने। तो वो कोई झूठ नहीं बोल सकते कि मैंने किया नहीं किया, वो उनका असेसमेंट था। अब ये असेसमेंट बाकी के दो गुरु का भी था, जैसे अभिषेकी बुआ और अरुण द्रविड़ जी। लेकिन अभिषेकी बुआ एंड अरुण द्रविड़ जी आर द टू गुरुज जो आई वुड से एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली थरो, दे दोनों स्कॉलर लोग हैं, और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली इमोशनली, उनका EQ जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो बहुत हाई है म्यूजिक में। ऐसे लोग थे, तो उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता था कि आप तो म्यूजिकली शरीर बुद्धि मन को स्थिर करके आप कितना साधना की चमक दिखाते हो, रियाज की, हर दिन सामने बैठते हो, तो फटाफट आपका ग्रास्प कितना अच्छा है, गला कैसे जा रहा है, सुरों में खनक है कि नहीं, ये तो आपका पर्सनल ग्रूमिंग है, ये तो करना ही वैसे रिक्वायर्ड है। इसके आगे जाके मैंने जो आपको राग सिखाया, उसके मैंने एक राग के 3 ख्याल और 10 बंदिशें सिखाई, वो याद हुई? मैंने अलग अलग 13वीं 7.5वीं मात्रा ऐसे ऐसे मुखड़े निकलते थे उनके, एकदम सिंपल सिंपल सिखा दिए, तो उसके तान हुए, उसके मुखड़े हुए। तो एक वो था, जैसे अरुण जी के यहाँ और अभिषेक की बुआ के यहाँ फिर भी मेरा होमवर्क मैं बहुत सारा करके जाती थी, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट अरुण जी के यहाँ मेरा बहुत होमवर्क बैकलॉग में रहता है, एंड ही इज बीन रियली नाइस एंड काइंड इनफ टू गिव मी दैट लिवरेज। मुझे ही बहुत लज्जा आती है कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं, इट्स नेवर एंडिंग, इट्स नेवर एंडिंग है, ऐसा सब्जेक्ट है। और उनके यहाँ जयपुर के, और वो थोड़े पहले तो 8-10 राग उन्होंने एकदम जो प्रचलित नहीं है ऐसे रागों से शुरू किया कि अरे मुझसे ले रही हो तो कुछ, वैसे तो तुम शुद्ध राग गाती ही हो, तो हाँ, और वो डाइजेस्ट करना और वो कॉन्सर्ट में गाने के लेवल तक लेके आना उसमें, और फिर अपना साइड बाय साइड प्रोग्राम्स भी चलते हैं, और हर जगह जयपुर जयत कल्याण और ये बिहारी और कोई सुनेगा नहीं, ऑडियंस देख के भी गाना पड़ता है, वहाँ की डिमांड अलग है, उसके लिए रियाज में कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट करनी, फिर स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाना है, घर है, तो मतलब गिविंग रीजन इज नॉट करेक्ट, बट लेकिन वहाँ का बैकलॉग मेरा बहुत बचता है, बट दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक जो बहुत वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मटेरियल भी उतना अच्छे से आप सब करके आना, तो ये दो गुरु थे जो होमवर्क देते हैं लेकिन अच्छा लेकिन हाँ नहीं, और वो असल में इसका एक आनंद ये भी है कि चूंकि आप अब धरातल पे आ गए हो ना, कि जहाँ पर वो जो अपेक्षाएं कर रहे हैं उसको पूरा करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। बस कुछ थोड़ी सी कुछ जो बात है उसी को तुलाना है। बिल्कुल, और मैं जानती हूँ कि मानती भी हूँ कि ऐसे गुरु अपने लाइफ में होना, और ये गुरु शिष्यत्व का ये नाता लाइफ लॉन्ग बरकरार रखना, और ये शिष्यत्व का जो कि मन की धारणा और शिष्यत्व किसी का हमेशा लाइफ लॉन्ग ये रोल में चलते रहना, यही करेक्ट रास्ता है, क्योंकि it's really heartening and it's a very secure place when somebody is scolding you, equally loving you, and you are answerable to somebody कि आगे मैं क्या कर रही हूँ, नहीं तो फिर अगर ये ऊपर का हाथ उड़ गया तो इट्स अ स्केरी प्लेस आई बिलीव, सो तो गुरु तो चाहिए गुरु असल में अच्छी चमक होने के बाद भी गुरु का एक स्पर्श जो है वो बड़ा आवश्यक होता है किसी भी कलाकार के जीवन में। आप बताओ कि आपको इस समय हमारे देश की जो एनर्जेटिक जनरेशन में जो क्लासिकल म्यूजिक में बहुत समर्पित लोग हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जगह पे आपको दिया जाता है, तो ये इन सब के पीछे जब खुद आप भीतर से सोचते हैं तो आपको एक तो जिम्मेदारी भी बहुत सारी लगती होगी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी जर्नी और एक यात्रा भी है, क्योंकि ये सब कुछ आसान नहीं होता।
सही बात। क्या सोचते हैं आप अंदर से? बाहर से लोग मुझे कैसे परस्यू कर रहे हैं, मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरे बारे में आ, कैसे उनकी रिस्पेक्ट, श्रद्धा, प्यार, प्रेम है, ये मैं उनके नजरिए से ज्यादा देर मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करती हूँ। एक तो उसे बड़ी ईगो आ जाती है, और दूसरी बात यह है कि अपने अंदर से खुद को जब देख रहे होते हैं ना, तो हमको मालूम होता है कि लिमिटेशंस क्या है, खामियां क्या है, व्यक्तित्व की, स्वभाव की, अपने कमिटमेंट की तो नहीं, कमिटमेंट तो है लेकिन म्यूजिक की, क्योंकि इट्स नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। तो अंदर से खुद को देखने में अच्छा है। बाहर से दुनिया कैसे परस्यू करती है, वो थोड़ी देर के लिए एक हौसला अफजाई के लिए अच्छा है। एक आधा अवार्ड मिलता है या कोई बहुत सारा अप्लॉज मिलता है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, अच्छा है। वो एक जीने की एक एनर्जी बढ़ा देता है कि चलो अच्छा काम कर रहे हैं। बट उससे ज्यादा मार्केट में मैं कहाँ स्टैंड हुई हूँ, या फिर वो मैं नहीं, आई डोंट हम्म। बिलीव इन दैट नंबर गेम। फिर वो मेरे एज के कुछ 10 लोगों में हूँ, मैं हूँ कि नहीं। क्योंकि ना दो चीज है, एक तो मैंने बोला कि अपने साधना में वो बाधा डालता है, अपने सहज भाव जो है, जो मैं अंदर से वो बाहर होनी चाहिए, वैसे मैं बोलनी भी चाहिए, वैसे गानी भी चाहिए, वो नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो जाती है। बाहर एज एन आर्टिस्ट मूव करने में एक अलग बेरिंग लाते हैं लोग बहुत सारे, कि मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं ऐसे बोलूंगी, ऐसे फलाने केडर के थोड़े जूनियर आर्टिस्ट से इन लोगों के सामने बात करूंगी लेकिन उन लोगों के सामने बात नहीं करूंगी। दोज काइंड हम्म। ऑफ थिंग आई डोंट नो हाउ टू डू इट, मुझे नहीं जमता ये बात। और मेरे को उसमें मेरा एनर्जी वेस्ट नहीं करना, मेरा पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए मुझे वो बाहर से मुझे और मेरी नंबर क्या चल रही है, फिर पर्सनली मैं जिनके साथ खाती पीती हंसती मजाक करती हूँ, उन्हीं साथीदारों के साथ, बाहर लोगों के साथ कितना कम बात करूँ, ये मुझसे होता नहीं है बात। तो आई डोंट गेट इन टू दैट। एंड द अदर थिंग इज, ये जो आजकल चल रहा है ना, लाइक इनिशियली ओनली हमने बोला कि ये सुशांत का जो मामला है, और हम लोगों ने फिल्म लाइन या बाकी के आर्ट फ्रेटर्निटीज में ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उससे हमारा क्या, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि म्यूजिक में अब तक किसी ने इतने ड्रास्टिक लेवल पर जैसे कि आत्मघात ऐसी चीज नहीं की है, बट देर इज अ फियर्स एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जनरेशन। आई डोंट नो पिछले जनरेशन में भी होता होगा, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, सो आई वुडंट कमेंट ऑन दैट। लेकिन मतलब उससे भी बच के अच्छे से साधना में रह के भगवान के ऊपर, मैंने जैसे बोला, श्रद्धा और भक्ति रख के, बिल्कुल हर एक का अपना अपना आपको शेयर मिलता है, दिस इज अ प्लेस फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, तो मेरे भाग में उतना मैंने लिया, कमा लिया, समाधान से ऊपर जाना है बस, वो तो ठीक है। लेकिन जो है वो भी नहीं एक दूसरे को देते, अपने ग्रुप्स और कैंप्स करके बैठे हैं। कोलकाता में, पुणे में तो बहुत सारे हैं। आर्टिस्ट को डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, 50-50, 60-60 साल की उम्र होने तक उसको वो गांव में आने नहीं देते, प्रोग्राम करने नहीं देते। मैं पुणे से हूँ, मेरा मायका पुणे से है, मैं वहां जन्मी और पली बड़ी हूँ। लेकिन वहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया है कॉन्सर्ट पे, ऐसा हम्म। कुछ उससे मेरा कोई, मेरे निजी साधना में या निजी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई टेक इट इनटू दैट हम्म। सुपरफिशियल लेवल। बट एक ये भी बातें हैं कि फिर संदिग्धता फैलाना किसी आर्टिस्ट के बारे में, जो एक अच्छा एक प्रॉमिसिंग है, और यू नो ही और शी कैन बी अ टफ हम्म। कंपटीशन टू ऑल द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पीपल। नेपोटिज्म है, बिल्कुल, क्यों नहीं बात करेंगे, ये आज मुझे मौका मिला है तो मैं बात कर ही दूं, क्योंकि नेपोटिज्म अपने फील्ड में भी है। नेपोटिज्म होना चाहिए। अगर मैं आर्टिस्ट की बेटी थी तो मैं क्यों ना उसके मजे उठाऊं और उसकी टेंशन भी लूं कि अरे मेरे पापा या मम्मी ने मुझे बड़ी स्केल दी है, बड़े स्टेज पर बिठाया, तो आई शुड प्रूव माई सेल्फ वर्दी होता है। वो भी है, मतलब कलाकारों के बच्चे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत ही हम्म। जवाबदारी से, वो भी सराहनीय बात है। कुछ कलाकारों के बच्चे वो नहीं अच्छा काम करे, फिर भी उनको प्लेटफॉर्म मिले। कुछ कलाकारों के बच्चे हैं जिन्होंने काम जब शुरू किया तो बहुत गंदा काम कर रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छी मिली थी। लेकिन फिर डांट फटकार या लोगों को फेस करते करते उनको समझ में आया कि अरे मुझे हाँ। इसमें रहना है, तो जल्दी जल्दी 8-10 साल में मैं मेरा जो है मेरा आर्ट फॉर्म वो पॉलिश करूँ, अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाऊं। नाउ दे आर डूइंग फाइन, ऐसे भी लोग हैं। तो लेकिन ये
ऐसे मौके कलाकार अपने बच्चों को देते हैं, दूसरे बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ये सब हो रहा है। अब इसमें जो कलाकारों के बच्चे या कलाकार हैं वेल एस्टेब्लिश्ड, जो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिड एज 40 एंड प्लस लाइक माय जनरेशन, हाँ तो जहाँ हाँ। पे एस्टेब्लिश लोग हैं, जिस आपने जो जिक्र किया कि ये एक लेवल में आपको गिना जाता है भारत के आर्टिस्ट में, तो ये अगर ये लेवल की बात करें तो इसमें पीपल आर नाउ फेयरली एस्टेब्लिश्ड। ऐसे जो आर्टिस्ट है वहां पे एक बहुत गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, और इसके ऊपर भी आई एम श्योर सीनियर लेवल पे भी चलती होगी कि किसी को वहां आने नहीं देना है, उसका नाम खराब करना है, उसकी निजी, हर एक के निजी लाइफ में कुछ ना कुछ उपर चढ़ाव होते ही, ऊपर नीचे, हाँ उसको प्राइवेटली बोल के ऑर्गेनाइजर्स को गुमराह करना है, उसके टेम्पर के बारे में गलत बातें करनी है, उसके आर्ट फॉर्म के बारे में करनी है, एक अलग ही ग्रुप बना के उसको, वो एक सेम विचारधारा वो गांव में फैलानी है, ताकि पीपल रिमेन इन दैट छवि फॉर सो हम्म। लॉन्ग। और जब बाद में जो 5 साल 10 साल पहले जो मौका मिलना चाहिए था, वो 10 साल के बाद वो आर्टिस्ट को मिलता है, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई ना कोई वो आर्टिस्ट से मिलता है, किसी को मालूम होता है अरे नहीं नहीं ये तो अच्छा ऐसा है नहीं है, या ये ऐसी नहीं है, लेकिन तब तक वो समय गुजर चुका होता है। सो कहने का मतलब ये सब जो बातें चलती है ना, इसका पूरा सारा इन द मार्केटिंग, सोशल मीडिया, now people are like me who are computer graduates and street smart. I am street smart and I have my PR as my god as my PR. मेरे पास PR एजेंसी नहीं है और मेरे को कोई सिखाता नहीं। मैं जितना स्ट्रीट स्मार्ट होके सोशल मीडिया पे अपना एग्जिस्टेंस रखती हूँ, उससे लोगों से जुड़ने का मजा लेती हूँ, सेल्फ प्रमोशन करती हूँ, क्यों ना करें, बस। लेकिन उतना ही है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं एक्सेसिव PR करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये सब कुछ आता भी नहीं है और उनका टेम्परामेंट भी वो नहीं है, लेकिन गुणी होने के बावजूद भी लोगों के सामने नहीं है। सो ऑल दीज फैक्टर्स फाइनली वे यू अप और डाउन, कि आप ये 40s के जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट जो है इंडिया के, उसमें आप गिने जाते हाँ। हो कि नहीं। सो सो इट इज नॉट ओनली आपका, आपकी हुनर है, आपकी कला, आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस, आपकी फिजिकल इमोशनल प्रेजेंस, आप आपने आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की, आप सोशल, कैसे मैं बात बोलूं कि ये जो सब अनफेयर प्रैक्टिसेस जो चलती है उसको कितने हाँ। अच्छे से टैकल करके भी अपना रास्ता बना सकते हो। बिल्कुल ऑल सही। दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स टू अपना मेक। अपना अपना आत्मविश्वास असल में वो हाँ जी। काम करता है। हाँ आप हाँ। देखिए, कई बार कुछ, जैसे पानी वानी बहता है तो कुछ लोग मिट्टी से उसको उसकी उसकी रोक बना देते हैं, लेकिन पानी में अगर वेग होगा तो पानी उससे फिर भरते भरते ऊपर उस वेग को तोड़ के या उसके ऊपर से भी निकल जाएगा। हाँ तो जो जो प्रतिभा और टैलेंट होगा और जो कॉन्फिडेंस है अगर आप में, तो आपका कोई रास्ता रोक नहीं सकता। हाँ कुछ बाधाएं तो इसीलिए आती हैं, बिल्कुल। बाधाएं आती है। जैसे मैं भी जैसे 20-25 साल से देश के अखबारों में लिखता पढ़ता हूँ, सॉरी, आपने लेकिन मैं बोला था कि आपके कोई गेस्ट थे, वो तो उठ के भी चले गए, मैं हंसी थी मन में वो टाइम, लेकिन मुझे लगता फोन है आया। मेरा भी वो कोई इंटरकॉम बजा रहा है। गिव मी वन हाँ, मोमेंट, आई वेरी है ये सॉरी। बिल्कुल बहुत। नहीं अभी नहीं कुछ। ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो बातचीत का आनंद है। बिल्कुल। तो क्या करें। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको हर फील्ड में मिलेंगे। और मैं अपने लिखने पढ़ने में देखता हूँ कि अगर एक एडिटर ने तय कर लिया कि सुनील मिश्र को नहीं छापना है, तो उस अखबार में मेरा प्रवेश ही बंद हो गया। अब मैं भले ही 25 साल से लिख रहा हूँ या मेरा तजुर्बा हो गया है, पर वहां मैं बैन हूँ। ये मेरे शहर में भी हो सकता है, ये मेरे प्रदेश में भी हो सकता है। और पता चला कि देश में प्रूव कर रहा हूँ, मैं दिल्ली बम्बई के अखबारों में लिख रहा हूँ, भोपाल में एब्सोल्युटली। स्पेस नहीं है। मतलब और बहते मुझे पानी उसकी को रोकेगा तो कोई नहीं, वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। लेकिन तो जितना उसमें समय जाता है या फिर बहाव में जो कमी आ जाती है, कभी अगर कॉन्फिडेंस घट जाता है, कुछ भी तो हो सकता है। उसी को बरकरार आज भी अब कोरोना में भी तो यही लोग कह रहे हैं। कई बार होता है ना, जैसे
हालांकि वो मेरे साथ भी होता है कि जब हमको इंजेक्शन कोई लगाता है तो मेरा तो ये हाल है कि जब वो रुई से साफ करती है स्प्रिट से, तो मैं उससे में ही डर जाता हूँ कि अब इसके बाद तो सुई सुई तो बाद में लगेगी। लेकिन वो एक बार एक नर्स हंसने लगी, बोले आप इतने हट्टे कट्टे ऐसे ऐसे भयभीत हो रहे हो, जरा सा इंजेक्शन लग के निकल जाएगा। तो अब आदमी डरता है, हमें उस डर को निकालना चाहिए। वो तो स्प्रिट लगाई गई ना आपको। वो मुझे तो लगता है कि जब सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है ना, तो भगवान को हर दिन हम जो हाथ जोड़ते हैं, तो मैं हमेशा मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ कि भीख हाँ, मंगो की तरह मांगना नहीं, मुझे ये दो वो दो वो दो ये दो ये दो। बस ये एक कभी चीज नहीं। मांगना, हर दिन मांगना एक चीज, कि मेरी श्रद्धा और मेरी हर दिन म्यूजिक करने की चाहत, मेरी इंटेंशन उतनी ही बनी रहे। एंड सेकंड थिंग, पूरी लाइफ में कभी भी, क्योंकि लाइफ इज इट्स गोइंग टू बी सब अच्छे बुरे सब सब एक्सपीरियंस, उतार चढ़ाव का नाम ही लाइफ है, और ना हो तो फिर बोरिंग सी हो जाएगी लाइफ। लेकिन जब वो कोई नया एक मौसम या नई बात, अच्छा या बुरा, उसका सब संदेश मिलने लगता है, वो चीज आपकी तरफ आने लगती है, इट्स इनएविटेबल। तब डरने से, जैसे आपने बोला कि जब रुई लगाते हैं, दैट इज द टाइम डरना नहीं है। हाँ, दैट वही। इज द टाइम समझ लेना है कि कितने स्पीड में ये टोर्नेडो अपनी तरफ आ रहा है, ये मेरा क्या क्या नुकसान करके जाएगा, तो इसके लिए मैंने अपना सबसे पहले क्या क्या बचा के रखना है। ये सुई के लिए नजर प्रिपेयर मेरी, होना चाहिए। हाँ ये मेरी नजर इंजेक्शन। में हमेशा भगवान बनाए रखो, ये मेरी सेंस बनाए रखो, ये मांगना, तो बचेंगे। लेकिन ये, हाँ, ये जरूर है कि हम लोग को अपनी जगह पहचानना चाहिए। आपको भी पता रहे कि आपका टैलेंट आफ्टर ऑल है क्या। उसके बाद फिर ऐसे लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। सही बात, बिल्कुल। मतलब और मुझे मैं कई लगता है बार, अपने पास जो है वही धीरे धीरे आपको वो शक्ति देता है कि नहीं, इतना लगन से इतने साल अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा ही होगा, दैट काइंड ऑफ। एक साल पहले सुबह एकदम 7 बजे फोन आया मोबाइल पे, जी। एक लोकल चैनल का। बोले सुनील सर, मैं कहा जी। बोले वो श्रीदेवी जी की डेथ हो गई, उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। तो मैंने कहा कि आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं सो रहा हूँ और एकदम से क्या बोलने लगूं उनके बारे में। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। फिर मैंने फोन बंद किया। मुझे कोई लालच नहीं कि वो चैनल मुझे लाइन पे लेगा कि नहीं लेगा, पर एकदम से क्या कहने लगूं। सही। तो कहीं ना कहीं हमको अपना भी पता होना चाहिए। बाकी संसार तो ऐसा है कि वो आपको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन हाँ। वीरता यही, चाहे मतलब वीरता केवल योद्धा के लिए नहीं होती, वो हर क्रिएटिव फील्ड में भी आजकल थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस। अभी जैसे सुशांत की बात वापस आती है, मैं इसी दरमियान तो इतने बड़े एक्टर जगदीप थे जिनकी डेथ हुई, ओके। उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। एक 80-85 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। वो अब जब 6 या 7 साल के थे तो उनकी माँ उनको लेकर बम्बई आ गई थी, हम्म। और वहां वो कहीं मस्जिदों मदरसे में कहीं रोटियां बनाती थी और इनका पेट पालती थी। ये 7-8 साल की उम्र से ये फिल्मों में काम करने चले गए। हम्म। इनको खराब लगता था कि मेरी माँ कहीं काम करती है। तो उस समय जो 5-6-7 रुपए इनको मिलते थे, इनकी उर्दू का उच्चारण अच्छा था, तो एक डायरेक्टर ने इनको 4 रुपए ज्यादा दिए। तो वहां से 2 बीघा जमीन फिल्म में वो बाल कलाकार के रूप में। ऐसे अच्छा। लोगों ने भी तो सरवाइव किया। सच में। उनका कौन गॉडफादर था? हाँ, और वही ना, तो हम लोग को तो सब मिला है बचपन से, वी आर लाइक अच्छे घर में पले बड़े, संस्कारित हुए, अच्छी शिक्षा मिली, एजुकेशन हम एकेडमिकली अच्छा मिला, तो और क्या चाहिए। सही बात। पर्सनली जैसे मैं धर्म जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, धर्मेंद्र जी का। उनसे अच्छा। मेरा बहुत अपनापन भी है, मिलना जुलना भी है। कई मैंने उनके इंटरव्यूज किए, तो कई बार उन्होंने ऐसी बातें बताई कि जब उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे वापस लौट जाना है, हाँ। या एक बहुत बड़ा डायरेक्टर जिन्होंने उनको अपनी फिल्म में लिया, वो उनकी इंसल्ट भी किया करता था, क्योंकि उनके पास घर नहीं था, तो रात को वहीं सो जाते थे सेट पर। तो वो अगले हाँ। दिन 4 लोगों में इंसल्ट करता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहीं पर सोते हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता। लेकिन वो भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो फिल्म सुपर हिट हुई, सही बात। तो धर्मेंद्र का सितारा बदल गया। फिर बाद में वो माफी मांगने लगा, आके पैरों पे गिर के, कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, आपकी मैंने बेइज्जती की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वक्त की बात है। तो लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या करते थे। ईसा मसीह ने भी कहा कि इन लोगों को मालूम नहीं कि क्या करना। तो ये नहीं, और
मुझे पद्मा ताई हमेशा बताती है कि गौरी, लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आने चाहिए। जब भी हर्डल आता है, जब तुम भगवान को बोलती हो कि मुझे वो उससे थ्रू इमोशनली इंटेलिजेंटली पास होने की शक्ति दो, नजर दो, एट द सेम टाइम थैंक हिम फॉर गिविंग मी दैट निगेट, मतलब जो एक हर्डल। क्योंकि जब परीक्षा की और ऐसी घड़ियां भगवान लाइफ में देता है, तभी जी। आपकी इंटेंसिटी आर्ट फॉर्म की ओर बढ़ती है, और तभी सही बात। एक, हाँ, तो भगवान को थैंक यू बोलना। अब उनके सामने। लेवल का, अध्यात्म के लेवल तक मैं तो अभी पहुंची नहीं हूँ, तो कोई भी हर्डल आता है तो मैं थैंक यू नहीं बोलती अभी भी। नहीं बोल पाती भगवान को। लेकिन वो तो ताई तो एक अलग ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है अभी, और ऐसा सोचती है कि मतलब दुश्मन भी प्यार करने लगे उनसे। वो बोलती है मन की शक्ति ऐसी है कि हर दिन हाँ भगवान के सामने जाके बोलो कि उसके मन में मेरे लिए भी प्यार है, तो दुश्मन बोलती है कि बोर हो जाएगा, बोलेगा कि जाने दो इससे, अभी दुश्मनी बहुत कर ली, अभी प्यार ही करते हैं इनसे। हाँ, नहीं तो उसकी पराजय हो जाएगी एक दिन, जी। ये सब करते करते, क्योंकि जो भी कोई गलत कर रहा होता है वो सफल नहीं होता हाँ हमेशा। जी। कुछ 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 सीमा तक होगा, लेकिन हमेशा वो सफल होगा, या हमेशा नहीं तो हमारे फिर इस पूरी जो इस दुनिया है और ये जगत है, इसकी फिर यथार्थ का अर्थ क्या रह जाएगा, कि सही। अगर सब ऐसे नेगेटिव लोग, अपराधी लोग, असुर लोग। सही। असुर मतलब मैं आपके संसार से उठा रहा हूँ बात, कि हाँ अगर हाँ। वे यही सब लोग सब तरफ अगर इनका वर्चस्व हो गया, तो फिर संतों का क्या होगा, और प्रतिभाशालियों का क्या होगा। हाँ, वैसे वो अभी असुर अभी आपने बोला, वैसे हम लोग साम्यवादी बोलते हैं उनको, कि बच्चे कुछ कुछ आते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके आते हैं, हाँ बेटा चलो शुरू हाँ। कर दो, तो सा भी एक जगह, सा, फिर रे, फिर ग, फिर म, फिर प, सब एक जगह है। ऐसे भी बच्चे आते हैं, क्या करें। साम्यवादी बच्चे होते हैं। हाँ, अभी अभी जो बच्चे आ रहे हैं, अपने पास करीब 5 मिनट बाकी है बातचीत पूरी होने में, ये अपने आप डिस्कनेक्ट करता है। अच्छा इंस्टाग्राम अच्छा। में की बड़ी वो आखिरी आधे मिनट की वार्निंग देके फिर वो रिड्यूस करके कट करता है, तो मैं बता दूंगा आपको। 4-5 मिनट बचे हैं। नई जनरेशन के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि इधर जो हर माता पिता चाह रहे हैं कि बच्चा को संगीत में सीख जाए, जैसे होता है ना कि नृत्य सिखाना है, संगीत सिखाना है, तो कहीं जब लड़की की बात होगी शादी वादी की, तो बता देगी गाना भी सीखा है, नृत्य भी नहीं, आता है। मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई प्रेस्टीज इशू बना के नहीं सिखाना चाहिए। कुछ कुछ मम्मियां तो अपने लिए 2 घंटे की छुट्टी हो गई तो एक चलो अब पालना घर जैसे छोटे बच्चों को क्लासेस में डालो, डांस म्यूजिक, हर एक को कोई अपना अपना परसेप्शन है। बट कमिंग बैक टू द सीरियस फॉर्म ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, छोटी उम्र से भी बहुत सिंसियरली, सीरियसली। ये टैलेंट शोज वगैरह देखो ना, कितना टैलेंट है अपने यहाँ। हाँ हाँ। अभी उनको सिर्फ गलत रास्ते पर एकदम से लाइमलाइट में लाना, फिर नीचे उनको नसीब पटक देता है, वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से उनका हाँ। पहले, जब एक सही उम्र है तब ग्रूमिंग होना चाहिए। और ऑनलाइन शिक्षा के बारे में भी मैं बता ही दूं कि आई वॉज नॉट फॉर टीचिंग ऑनलाइन इनिशियली, क्योंकि वो रूबरू होने का एक हम्म, अलग एक टेक्निकल एडवांटेज और स्पिरिचुअल भी होता है। बट सी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जो बच्चे बीच बीच में गुरु के सामने फिजिकली बैठ पाते हम्म, हैं, फिर भी बीच बीच में रेगुलर डिस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं, तो वो भी हो हम्म, सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और इसकी वजह से म्यूजिक का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। तो हम लोग जो बोलते हैं हम्म, कि अरे क्लासिकल म्यूजिक का आगे क्या होगा, तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा फ्यूचर है, और बहुत अच्छी टैलेंट है। और टैलेंट को ग्रूम करने के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से, जैसे मैंने बोला, पॉसिबिलिटीज है, मौके मिल रहे हैं बच्चों को। बच्चों हम्म, को आजकल एडवर्टाइजिंग, पीआर, पेरेंट्स भी बहुत अलर्ट है, तो वो भी सर सबको सही समय पे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, और दे कैन अवेल ऑल दोस सो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है म्यूजिक के लिए। और सिर्फ प्योरिटी ऑफ घराना वगैरह के बारे में अगर आप बोलना चाह रहे हो कि उसका क्या फ्यूचर है बच्चे, तो आई थिंक इट्स टाइम कि हर एक का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स मालूम होना चाहिए, और रिटर्न करके ही गुरु ने बताना चाहिए कि ये इसके मूल अंग है, इसके क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लेकिन अभी हाँ। अमलगमेट करके गाने का ही समय है।
और लोग तो साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन म्यूजिक अमालगमेट करके गा रहे हैं, हम्म। वेस्टर्न या जैज के साथ फ्यूजन हो रही है, वो एक अलग विचारधारा है। लेकिन अपने ख्याल संगीत में जो हम लोग करते हैं उसमें भी हाँ, एक सब घरानों से लेके, और वो एवेन्यूज ओपन है स्टूडेंट्स को, तो बिल्कुल अच्छा भविष्य है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अपन यही उम्मीद करें कि आगे इस जनरेशन से भी बेहतर हो, और जो धरोहर हमारे संगीत की हमारे पूर्वजों ने जो बनाई है और बना के रखी, स्थापित कर रखी है, उसका कुछ बिगड़े नहीं। बिल्कुल। आप जैसे लोग आते रहे और हम लोग का भरोसा बना रहे। थैंक यू। बहुत थैंक यू बहुत सर। आभार आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग।